आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स कितने होते हैं। तो आज मेजरली हम तीन मेथड्स की बात करेंगे, तीन मेथड के बारे में। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल डे टू कॉमर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और रिवीजन सीरीज चल रही है सारी। तो कह रहा है कि मेथड एंड कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास जो होता है इनकम मेथड्स होता है। ठीक है, पहला हमारे पास होता है कि इनकम मेथड, कि इनकम के बेस पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा जो हमारे पास मेथड होता है, वो दूसरा मेथड होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन मेथड, या हमारे पास होता है वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। तीसरा मेथड हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड है, कि एक्सपेंडिचर के बेस पर हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। तो मेजरली हम तीन मेथड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये तीन मेथड क्या है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट है, कौन से उसके एलिमेंट है, जिसको ऐड करने पे या डिडक्ट करने पे हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। तो आइए चलो शुरू करते हैं यहाँ से। ये पहला जो हमारे पास मेथड है, वो हमारा मेथड है नेशनल इनकम का मेथड, इनकम मेथड। तो कौन सा मेथड है हमारे पास, ये इनकम मेथड। तो जो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द दिस मेथड्स की नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर इनकम। तो कह रहा है फैक्टर इनकम के बेस पे हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे, जो अर्न करिए या तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा मतलब है कि एक कंट्री के जो हमारे पास क्या है नॉर्मल रेजिडेंट है, उन्होंने कितना पैसा इनकम जो है वो इनकम अर्न की है। ठीक है, तो एक देश के अंदर जितने भी निवासी होते हैं हमारे पास, जितने भी बंदे होते हैं, ठीक है ना, पर्सन्स होते हैं, वो सारा जितना भी उन्होंने अर्निंग करी एक देश के अंदर, ठीक है ना, इनकम, उसको अगर हम सबको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आती है, नेशनल इनकम आती है। और कौन से मेथड से, इनकम मेथड से। अब देखो ये कह रहा है कि उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कंपोनेंट एंड एलिमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो कौन कौन से कंपोनेंट और एलिमेंट है जो नेशनल इनकम के अंदर हम ऐड करेंगे। तो पहला का जो हमारे पास पहला कंपोनेंट है, वो क्या है हमारे पास, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कि एम्प्लॉय को जो भी कंपनसेशन मिलती है, जैसे सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, ठीक है ना, काइंड में मिल सकती है सैलरी, उस सबको क्या करेंगे हम नेशनल इनकम के अंदर ऐड करेंगे। तो कह रहा है इसके अंदर क्या है कि रेफर टू द अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉय बाय इट्स एम्प्लॉयर फॉर हिज सर्विस और rendered in the production and it can be paid in 4 ways। तो चार तरीके से पहला कह रहा है हमारे पास, देखो पहला जो तरीका है वो हमारे कह रहा है कि वे ऑफ वेजेस एंड सैलरी इन कैश। की कैश के अंदर हमें क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, तो वो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। कह रहा है कि ऑल मॉनेटरी बेनिफिट लाइक सैलरी हो सकता है हमारे पास, बोनस हो सकता है और कमीशन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगे हम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि हमें वेजेस मिली है और हमें क्या मिली है, सैलरी मिली है इन काइंड। काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश। कैश के अलावा हमें कोई भी सैलरी मिली है, फैसिलिटीज मिली है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गई, कार फैसिलिटीज हो गई हमारे पास, कन्वीनियंस फैसिलिटीज हो गई, डीआरएनएस अलाउंस हो गया हमारे पास, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास क्या होती है, पेंशन प्लान होते हैं, सारे प्लान, सारे के सारे प्लान क्या करेंगे हम इसके अंदर, वेजेस के अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को ऐड करेंगे। तो कह रहा है कि लाइक हमारे पास रेंट फ्री होम हो गया हमारे पास, फ्री कार हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई और फूड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने क्या करा है, फूड प्रोवाइड करा है। इस सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड में ऐड करेंगे। तीसरा हमारे पास कह रहा है कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन वे ऑफ सोशल सोसाइटी स्कीम। जैसे हमारे पास होते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर टूवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड। रहेगी प्रोविडेंट फंड, ये फंड है, ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड। तो फाइंड है ये, तो इसको करते हैं हम फंड। तो ये प्रोविडेंट फंड फॉर द एम्प्लॉय। ठीक है, अभी कह रहा है इसी तरीके से हमारे कौन से प्लान है, हमारे पास पेंशन प्लान है। तो क्या है हमारे पास, पेंशन प्लान। तो पेंशन हो गई ऑन रिटायरमेंट, क्रेडिट प्रोवाइड द फ्यूचर वेजेस एंड एम्प्लॉयज हु हैव वर्कड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टिल देयर रिटायरमेंट। तो अगर एक आदमी ने हमें अपनी पूरी जिंदगी हमारी बिजनेस में लगा दी है, काम करने में लगा दी है, तो हम उसको इस रिटर्न में क्या दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, जिससे कि वो अपना फ्यूचर जो है ना आराम से अप्सराओं के साथ बिता सके, ठीक है ना, मतलब खुशी से काट सके, अपनी बीवी बच्चों के साथ घूम सके आराम से, टेंशन फ्री, क्योंकि उसने ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पेंशन वगैरह उसके अंदर रिटायरमेंट के अंदर ऐड करेंगे। अब देखो इसमें जो मेजरली बात वो है, कह रहा है कि अगर हमें हमारे पास, ठीक है ना, अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम मेथड का इस्तेमाल करके, नेशनल इनकम को क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो मेथड कौन सा, इनकम मेथड है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास करना है क्या, देखो ध्यान दो, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए कंपनसेशन को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और इन सबको क्या करेंगे हम
छोड़ देंगे। अगर दे रखे हैं तब भी हम इसको ऐड नहीं करेंगे। बट अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय उसने नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, उसको वेजेस एंड सैलरी को भी लिखेंगे, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड भी ऐड करेंगे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड भी ऐड करेंगे, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहला कंपोनेंट, फिर उसके भी कंपोनेंट है इसके अंदर। उसके बाद देखो हमसे तीसरा, अब कह रहा है कि उसने क्या दे रहा, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्यों कह रहा है कि देखो पहला वाला तो क्या था, एम्प्लॉय ने कंपनसेशन, जो एम्प्लॉयज होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, कंपनसेशन, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, इसके बिहाफ पे इनकम अर्न करते हैं। सेम इस तरीके से एक बिजनेस है हमारे पास, ठीक है ना, बिजनेस है, बिजनेसमैन क्या, बिजनेसमैन ऑपरेटिंग सरप्लस ही कमाता है ना। एक बिजनेस हो गया, रॉयल्टी हो गई, हमने क्या अपनी बिल्डिंग हो गई, प्लांट रेंट पे दे रखा है, वहां से हमें रेंट मिल रहा है, हमने कहीं पैसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, वहां से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, हमने बिजनेस चलाया, हमने कोई सेल करी है, परचेज करी, तो हमें क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शेयर्स खरीद रखे हैं, वहां से हमें डिविडेंड रिसीव होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है हमारे पास एक ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट बनेगी। क्यों, क्योंकि हमने ना बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है, हम एम्प्लॉय नहीं है, या तो हम क्या एंटरप्रेन्योरशिप है, या तो हम क्या है भाई प्रोपराइटर है, हमारी प्रॉपर्टी है। तो इसमें कह रहा है कि इसके अंदर कौन सी बोला है कि इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी से इनकम आई है, या तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप करी है उससे मेरे को इनकम आई है, तो वो सारी सारी ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगी। फिर मेजरली कहूंगा, अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें नीचे वाले कंपोनेंट को ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो कह रहा है कि जैसे हमारे पास क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी, हमें प्रॉपर्टी से क्या मिलती है, रेंट एंड रॉयल्टी मिलती है। तो बोला है कि रेंट इज द इनकम अर्न बाय द लैंडलॉर्ड एंड बाय द प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ लैंड, लैंड उसने किराए पे दिया है, बिल्डिंग किराए पे दी है। कह रहा है कि एनी सब सॉइल एसेट, कोई भी सब सॉइल एसेट है जो उसने क्या कर रखी है, रेंट पे दे रखी है, वहां से उसे रेंट एंड रॉयल्टीज मिलेगी, तो वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ऐड करेगा। अब कह रहा है कि रॉयल्टी इज द इनकम अर्न फ्रॉम द इंटेंजिबल एसेट, लाइक हमारे पास कॉपीराइट्स होती है, पेटेंट्स होते हैं और ट्रेडमार्क है, जिसको हमने इस्तेमाल करने के लिए दे रखा है, तो हम वहां से क्या मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी। तो रेंट एंड रॉयल्टी को क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ऐड करेंगे। आगे कह रहा है कि हमारे पास इंटरेस्ट, तो मैंने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैंने किसी से डिबेंचर खरीद रखे हैं, कोई मेरा डेटर मैंने कहीं ना कहीं बैंक से लोन दे रखा है, तो उन सबसे मेरे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लाइक अमाउंट विच डेटर इज लाइबल टू पे टू द क्रेडिटर फॉर, लाइक फॉर द यूज ऑफ द फंड ऑफ बोरोवर, हमने क्या लोन दे रखा है, डिबेंचर वगैरह हमने बाई कर रखे हैं किसी भी कंपनी के, तो हमें क्या मिलेगा वहां से इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या बनेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पर आ रहा है तीसरा कंपोनेंट प्रॉफिट, कि हमारे पास प्रॉफिट कहाँ कहाँ से होगा। देखो हमारे पास क्या एक एंटरप्रेन्योर है जो क्या करेगा, अंडरटेक करेगा रिस्क, रिस्क लेगा, और रिस्क लेने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन का अदर फैक्टर है क्या करेगा, प्रोडक्शन, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट इंक्लूड। अब प्रॉफिट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है भाई, हमारे पास डिविडेंड होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है, और क्या होता है, टैक्स होता है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सारा हमारा प्रॉफिट में आएगा। अब कह रहा है कि जो हमारा डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है अमंग द शेयर होल्डर, अगर हमने कहीं पे शेयर वगैरह खरीद रखे हैं या प्रेफरेंस शेयर खरीद रखे हैं, वहां से हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अब कह रहा है क्या होता है हमारे पास, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, कौन सा, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी प्रॉफिट भी कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास जैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट टैक्स इज दैट लाइक ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये क्या है हमारा टैक्स जो है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो है ना, हमें कॉर्पोरेट का जो टैक्स वगैरह होता है वहां से भी अर्निंग होती है, ठीक है ना, जो हमें मिला है। तो कह रहा है ये भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो पेड किया जाता है गवर्नमेंट बाय वन टू वॉट ऑफ टैक्स, ठीक है ना, कि जो हमारे पास टैक्स वगैरह पे करती है गवर्नमेंट उसके रूप में होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट है हमारे पास, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब ये भी क्या होता है, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट होता है जो हमेशा क्या होता है, कीप बाय द फर्म, ठीक है ना, फर्म अपने पास रखती है किसके लिए, फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। इसे कह रहा है कि इट इज ऑल द, इसको क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग, मतलब कंपनी क्या करती है, आउट ऑफ प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट में थोड़ा सा पोर्शन अपने पास रख लेती है कि भविष्य में इस्तेमाल होगा, बट वो क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ के चलेंगे, या तो कॉर्पोरेट सेविंग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं हम, कॉर्पोरेट सेविंग। तो हमें क्या है, अगर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा हमें, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ऐड करना पड़ेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा। तो अगेन अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो हम इन सबको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है हमारे पास तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को क्या करना है, हमें ऐड करने की जरूरत है। लास्ट में कह रहा है कि हमारे पास क्या है, मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास क्या होते हैं ना, मिक्स्ड इनकम, हमें नहीं पता कौन कौन बंदा किस साइड में आएगी। सब उस पर जैसे हमारे पास ब्यूटी, हमारे यहाँ घर के आसपास ब्यूटी पार्लर होता है, नाई की दुकान है, हमारे पास टेलर की दुकान है, ठीक है ना, परचून की दुकान है, ये सब बंदे क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमें नहीं पता कि इसमें ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने काम में खुद ब खुद लगे हुए हैं, ठीक है। छोटे छोटे हमारे पास शॉपकीपर है, तो ये जो भी पैसा कमाते हैं उसको मान लेते हैं मिक्स्ड इनकम, सारी सारी इनकम उसमें ही मान लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए ऐड कर देते हैं। तो बताइए कि क्या है, इनकम दो सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे हमारे फार्मर हो गए, बार्बर्स हो गए, हमारे डॉक्टर्स, टीचर, ट्रेडर्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स, पर्सन हुज फैक्टर इनकम कैन नॉट बी
सेपरेटेड इन रेंट, रेंट में नहीं आ सकती, इंटरेस्ट में नहीं आ सकती, वेजेस में नहीं आ सकती और प्रॉफिट में नहीं आ सकती। इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लासीफाई इंडिविजुअली, सो हमने क्या करा है, इनको अदर इनकम मानकर क्या करा, हमने मिक्स्ड इनकम मार के कैलकुलेट कर लिया है। अब देखो कह रहा है कि हमारे पास जो नेशनल है, हमारे पास इनकम मेथड है, तो इनकम मेथड से हमारे पास निकलता है एनडीपीएफसी। क्या निकलता है हमारे पास, एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी में पहला कंपोनेंट क्या था हमारा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ऐड करेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करेंगे और मिक्स इनकम को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एनडीपीएफसी। अब देखो कह रहा है कि एनडीपीएफसी हमारे पास आएगा। अब हमें क्या निकालनी है, अगर नेशनल इनकम निकालनी है, अगर हमें नेशनल एनएनपीएफसी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये होता है एनएफआई। कह रहा है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड इन डोमेस्टिक इनकम टू अराइव नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए को क्या करना पड़ेगा, एनडीएफसी के अंदर ऐड करना पड़ेगा। सिंपल कह रहा है कि एनएनपीएफसी अगर चाहिए तो एनडीपीएफसी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एनएफआईओ को ऐड करना पड़ेगा। और एनएफआईओ को निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है हमारे पास, अगर एनएफआईए निकालना है तो हमें क्या होना चाहिए, कह रहा है कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ठीक है ना। तो ये आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि नेट इनकम टू अब्रॉड। हमने देखो ठीक है ना, वहाँ से पैसा कितना मिला है और वहाँ पर पैसा कितना दिया है अब्रॉड में, उसके बीच का जो बीच का अंतर होता है वो क्या होता है हमारा, एन एफ आई ए। तो हमारा कौन सा है कि एन एफ आई ए और नेट एफ सी। तो हमारे पास आ गया कौन सा, इनकम मेथड। अब दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो एक्सपेंडिचर मेथड है, कि एक्सपेंडिचर मेथड है हमारा ये। ठीक है, कि एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकलेगा, तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर सारे के सारे हम एक्सपेंडिचर जोड़ते हैं। अब कह रहा है कि एज पर द एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम इज फाइंडिंग आउट द सम ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हाउस होल्ड सेक्टर होता है हमारे पास, फर्स्ट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द इनकम डिस्ट्रीब्यूट डिस्पोजेबल मेथड। अब देखो उसके कंपोनेंट कह रहा है कि एलिमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड और फाइनल एक्सपेंडिचर। तो पहला हमारे पास होता है कंजम्पशन। तो पहला हमारे पास क्या आएगा, कंजम्पशन आएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला मेथड की पहला कंपोनेंट क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा आएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा क्या आएगा हमारे पास, एक बार प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का मतलब है कि जो भी हाउस होल्ड ने क्या करा है, पैसे खर्च करे हैं, एक्सपेंडिचर करा है, उसको हमें जोड़ना है। कि हाउस होल्ड क्या करेगा, जो भी पैसे एक्सपेंस करेगा उसको हम जोड़ना है। तो कह रहा है देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट एंड सर्विस ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ हाउस होल्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सपेंडिचर हमने क्या करा है, एक्सपेंडिचर करा है। ठीक है, हमने एक्सपेंडिचर किया क्या करने के लिए, कार खरीदने के लिए, फूड पे करने के, क्लॉथ्स पे, स्कूल फीस पे, जो भी हमने ऐसे पैसे खर्च करे हैं प्राइवेट सेक्टर ने वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे। उसके बाद क्या है कि हमारे पास गवर्नमेंट भी तो कंजम्पशन करती है, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट पैसे खर्च करेगी, देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिफेंस के लिए पैसे खर्च करेगी, लॉ बनाने के लिए, ऑर्डर बनाने के लिए और एजुकेशन के लिए, जो भी पैसे क्या करती है खर्च करती है वो सारे के सारे क्या करेगी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर ऐड करेगी। इसी तरीके से क्या होता है हमारे पास वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है गवर्नमेंट की, जैसे हॉस्पिटल चलाना, हॉस्पिटल में डॉक्टर को फीस देनी है, चपरासी को फीस देनी है, हॉस्पिटल के मेंटेनेंस के खर्चे हो जाएंगे, स्कूल के मेंटेनेंस के खर्चे हो जाएंगे, डिफेंस बनाने के लिए, पुलिस को जो सैलरी देती है, पुलिस स्टेशन बनाने के लिए, सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी। आखिर में तो कह रहा है इसकी सिर्फ बी पार्ट बी कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। या तो हम क्या बात कर रहे हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, या तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की। कह रहा है कि इट रेफर टू द सम ऑफ ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर क्या आएगा, या तो ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट आएगा या तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसके दो कंपोनेंट कह रहा है कि ग्रॉस फिर कैपिटल एक्सपेंड फॉर्मेशन। तो कह रहा है इट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट, जो भी हम फिक्स एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे वो हमारा क्या आएगा हमारे पास, क्रॉस फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हमने प्लांट खरीद लिया, कैपिटल गुड्स खरीद लिया, एक्सपेंडिचर कर दिया कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रोड बनवाने के लिए, डैम बनवाने के लिए, ब्रिज बनवाने के लिए, स्कूल बनवाने के लिए, हॉस्पिटल बनवाने के लिए। तो वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर हमारे पास कौन सा आएगा, हमारे पास ग्रॉस फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। कि हमने रोड बनाए, डैम्स बनाए, ठीक है ना, ब्रिजेस बना दिए। बोलेगी अल्टरनेट वे ऑफ फाइंडिंग क्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज सम ऑफ बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। अगर हमें क्या निकालना है तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट को जोड़ देंगे और कह रहा है कि रेजिडुअल
कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जोड़ देंगे और रेजिडुअल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो इसको बताता हूँ ये जो कह रहा है, पहला अगर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, तो हमें क्या क्या जोड़ना है। तो देखो हमें जो जोड़ना है ना, यहाँ पर कह रहा है कि एक तो हम फिक्स इन्वेस्टमेंट को जोड़ लेंगे, दूसरा रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट को जोड़ेंगे और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जोड़ेंगे। अगर तीन इन्वेस्टमेंट को जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। और उसके बाद ये हमसे क्या कह रहा है कि चेंज इन स्टॉक, क्या है, चेंज इन स्टॉक की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये दो, दूसरा पहले है कि ड्यूरिंग द इट इज एस्टिमेटेड डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बीच का जो डिफरेंस होगा हमारा, वो क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। दूसरा आखिर आखिरी इसका कंपोनेंट क्या है हमारे पास, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, कि एक्सपोर्ट में से अगर इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर का। अब देखो इससे क्या निकलता है, कि इस मेथड से जो निकलता है ना हमारा, एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर मेथड से, एक्सपेंडिचर से बेटर से निकालते हैं जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। तो हमारा इससे निकलता है जीडीपी एमपी। अब देख रहा है कि जीडीपी एमपी कब आएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम ऐड करेंगे और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट को अगर हम ऐड करेंगे, तीनों कंपोनेंट ऐड करने के बाद हमारा आएगा जीडीपी एमपी। अब कह रहा है देखो जीडीपी एमपी से हमें क्या निकालना है, एनएनपी एफसी निकालना है। तो हमें क्या करना है, जीडीपी एमपी के अंदर डेप्रिसिएशन एंड नेट इन्वेस्टमेंट टैक्स को माइनस करना है और प्लस करना है नेफ आईए को। तो तीन हम इसको डेप्रिसिएशन, नेट इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और एनएफआईए को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी एफसी आ जाएगा। दूसरा हमारे पास ये कह रहा है कि देखो तीसरा मेथड जो है हमारे पास वो है वैल्यू एडिड मेथड। कौन सा मेथड है हमारे पास, वैल्यू एडिड मेथड। और वैल्यू एडिड मेथड क्या है, ठीक है ना। तो तीसरा कंपोनेंट में वैल्यू एडिट मेथड, या तो हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड के नाम से जानते हैं, या तो प्रोडक्शन फीस के नाम से इसे हम जानते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या, एक्सपेंडिचर मेथड एंड नेशनल इनकम फाइंडिंग आउट द वे ऑफ सम एक्सपेंडिचर, कह रहा है कि इनकर्ड बाय ऑल फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब कह रहा है कंपोनेंट, तो कंपोनेंट ऑफ हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, कंपोनेंट एंड एलिमेंट ऑफ द वैल्यू एडिड प्रोडक्शन। तो देखो इसमें क्या है, इससे आता है हमारा जीवीएमपी, जीवीएमपी। तो इसका मतलब पहले हम सेल जोड़ेंगे, उसके बाद आएगा चेंज इन स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, जीडीपी एमपी आएगा। सेम जी ईवीएएम, तो सेल, चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देंगे तो हम, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जीडीपी एमपी। अब देख रहा है कि जो जीडीपी एमपी होता है हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तीनों फर्स्ट तीन और सेक्टर के अगर हम आउटपुट को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तीनों सेक्टर के, और इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करेंगे, कंजम्पशन, तीनों सेक्टर की इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा जीडीपी एमपी। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीवीए और जीडीपी एक दूसरे के बराबर होती है, और एन वी ए एफ सी, जी एन डी पी एफ सी क्या होती है, एक दूसरे के बराबर। कहने का मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास जी वी ए और एम पी जो है ना, वो हमेशा बराबर होती है जी डी पी एम पी के, और जो हमारे पास एन वी ए एफ सी जो है हमारे पास, वो बराबर होती है एन डी पी एफ सी के। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है भाई, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, अच्छा ये ना तीनों सेक्टर की बात करा, फर्स्ट सेक्टर, थर्ड सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, ट्रस्टी सेक्टर, ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रस्टी सेक्टर की बात हो रही है। अब हमें अगर एन एन पी एफ सी निकालनी है तो देखो हमारे पास इससे निकला क्या है, हमारे पास निकला है जी डी पी एम पी, और जी डी पी एम पी से हमें क्या निकालनी है, एन एन पी एफ सी निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो सिंपल सी बात है, जी वी ए एम पी में डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, और एन एफ आई ए फ्रॉम एब्रोड, इसको कहते हैं एन एफ आई ए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा एन एफ आई ए के अंदर, एन एन पी एफ सी के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू एडिड मेथड से नेशनल इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम निकाल लेंगे। तो हमारे तीनों मेथड क्या होगा, कंप्लीट हो गया, तीनों मेथड कंप्लीट। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, छोटा सा एक कंपोनेंट है। यहाँ पर बात जो होती है ना, वो होती है हमारे पास ग्रॉस, एक ग्रॉस की बात होती है, एक होता है हमारा नेट, तो इसको हम कह सकते हैं फंड। तो देखो इन दोनों के बीच जो आता है ना, वो आती है हमारे पास डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अब देखो कोई भी अमाउंट अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे लेके जाना होता है, कहाँ लेके जाना है,
तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस। क्या करेंगे हम, माइनस। सेम अगर कोई भी अमाउंट हमें नेट से ग्रॉस पे लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अच्छा कैसे, अब देखो अगर मेरे को क्या चाहिए, नेट वैल्यू चाहिए, तो मैं हमेशा क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा ग्रॉस। ग्रॉस और ग्रॉस में से क्या करूंगा, डेप्रिशिएशन को माइनस। सेम अगर मुझे यहाँ पर कौन सी वैल्यू चाहिए, मेरे को ग्रॉस वैल्यू चाहिए, तो हमेशा मैं क्या करूंगा, नेट। और नेट के अंदर क्या करूंगा, डेप्रिशिएशन को ऐड। तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हो गया एक कंपोनेंट की बात। दूसरा, अगर मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मेरे को नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, इन, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ डोमेस्टिक होता है और यहाँ होता है हमारे पास नेशनल। अब इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, इन दोनों के बीच में हमेशा जो हमारे पास होती है डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक से मुझे कहाँ जाना है, नेशनल पे। तो यहाँ पर हमारे पास होती है एन एफ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो यहाँ होता है एन एफ आई है। तो ध्यान रखना, देखो अगर डोमेस्टिक से मैं कहाँ जा रहा हूँ, नेशनल पे जा रहा हूँ, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक के अंदर एन एफ आई ए को क्या करना पड़ेगा, प्लस। और अगर मैं नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहा हूँ तो मुझे एन एफ आई ए को क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इत्थे जाएंगे तो प्लस, और इत्थे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, अगर मैं डोमेस्टिक हूँ और डोमेस्टिक से मुझे कहाँ जाना है, नेशनल पे जाना है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट देखते हैं, रुक जाओ। अगर मैं नेशनल, मुझे नेशनल पे जाना है, तो मुझे डोमेस्टिक में क्या करना पड़ेगा, एन एफ आई ए को ऐड करना पड़ेगा। और अगर मुझे डोमेस्टिक पे आना है तो डोमेस्टिक के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, नेशनल में से एन एफ आई ए को माइनस करना पड़ेगा। एन एफ आई को क्या करना है, हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंपोनेंट खत्म। अब जो तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है, तीसरा जो कंपोनेंट है हमारे पास, एक होता है हमारे पास एमपी। क्या होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास एमपी, दूसरा होता है हमारे पास एफसी। इसका मतलब जो होता है, ठीक है ना, इसका मतलब है हमारे पास मार्केट प्राइस। इसका मतलब होता है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट। अब ये ध्यान रखो, इसका मतलब मैं मानता हूँ कि जो हमारा, हमारे पास ना ये फैक्ट्री है, क्या है हमारे पास, ये फैक्ट्री है, और ये हमारा पास है मार्केट। अब देखो ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर फैक्ट्री से मार्केट में बिकने के लिए जाती है, फैक्ट्री से अगर मार्केट में कोई भी चीज बिकने के लिए गई है, तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं भाई, टैक्स। अगर कोई कंपोनेंट हमारे पास गुड्स फैक्ट्री में जो है ना, फैक्ट्री में 200 रुपए का है और मार्केट में मुझे बेचना है, तो देखो फैक्ट्री में अगर 200 का है तो हमेशा मार्केट में कितने का होगा भाई, 250 रुपए का होगा, 250 का। तो मान के चलते हैं इसके अंदर मैंने क्या करा है, 50 रुपए का ना टैक्स जोड़ दिया। 50 रुपए का क्या जोड़ा है मैंने, टैक्स। अब सेम कोई सामान वापस से अगर फैक्ट्री में जाएगा तो वो कितने का आएगा, ये 250 का था, इसमें से मुझे 50 रुपए टैक्स माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ आके वो कितने का होगा वापस, 500 रुपए का। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी अगर हमारे पास क्या है, फैक्टर है हमारे पास, फैक्टर, तो इन दोनों के बीच में जो आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास एनआईटी। क्या आता है हमारे पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आ रहा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मुझे एमपी से एफसी पे जाना है, किस पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। और अगर मुझे एफसी से एमपी के पास आना है तो मुझे एनआईटी को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा, एनआईटी को प्लस करना पड़ेगा। तो ये तीसरा कन्वर्जन है हमारे पास। तो मैं कह सकता हूँ, अगर मुझे मार्केट प्राइस पे आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कोस्ट में से एन आई टी को प्लस करना पड़ेगा। अगर मुझे फैक्टर कोस्ट पे आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस, कौन सा प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट मार्केट प्राइस में माइनस करना पड़ेगा एनआईटी को। किसको माइनस करना पड़ेगा, एनआईटी को। तो हमारा क्या हो गया, तीसरा कंपोनेंट हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक, इसका भी एक जो मेजर चीज है, पहली तो चीज ये है कि अगर एनआईटी निकालना है तो एनआईटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी माइनस करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। दूसरा हमारे पास जो था ना, वो था एन एफ आई ए। तो एन एफ आई ए का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है, तो यहाँ पर हमारे पास होता है नेट, नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, फ्रॉम वहां से मिली है, और माइनस क्या करना पड़ता है, नेट फैक्टर इनकम, इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो हमारे पास एन एफ आई निकल जाता है, सिंपल सी बात। तो तीसरा हमारा डेप्रिसिएशन के लिए कोई आता वाता नहीं है डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरा का पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन हो गया। अब देखो हमें क्या करना है ना, थोड़ा सा कन्वर्जन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मजा आ जाएगा भाई कन्वर्जन पढ़ लेंगे तो। अब देखो मान लो हमारे पास क्या है ना, जीडीपी, जीडीपी एमपी दिया है, जीडीपी एमपी, हमें निकालना है जीडीपी एमपी, और हमारे पास जो है ना वो लिखा हुआ है एनएनपी, एनएनपी एफसी दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एनडीपी निकालना है, और मेरे पास जो है ना वो क्या है, मेरे पास एनएनपी, ठीक है ना, मेरे पास क्या है, ये एनएनपी है। तो ध्यान रखना, देखो क्या करना पड़ता है। अब मुझे एफसी से कहाँ जाना पड़ेगा, एमपी पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, जीडीपी एमपी, और मुझे क्या निकालना है, एनएनपी एफसी निकालना है। तो मुझे एफसी से अगर एमपी पे जाना है, तो मुझे एफसी से एमपी पे जाना है, तो मैंने भी क्या पढ़ाया था, अगर हमें एनपी से, ठीक है ना, हमें क्या है एनपी से एमपी एमपी निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एन आई टी को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एमपी से मार्केट पे जाना फैक्टर प्राइस से, तो एन आई टी को क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। सेम मुझे पी से पी पे से पी सेम है, और एन, अब एन से नेट से डोमेस्टिक पे जाना है। नेट से डोमेस्टिक पे जाने के लिए मैंने कहा था हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड, इनकम एब्रॉड, तो नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड आ गया। उसके बाद देखो क्या निकालना है, हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है। तो अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन को ऐड करना पड़ेगा। सेम इधर से हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या आता है, एक और है हमारे पास एनडीपी, मुझे एनडीपी एफसी दिया हुआ है, क्या दिया है, एनडीपी एफसी निकालना, और मुझे दे रखा है यहाँ पर जीडीपी एमपी दिया है। अब मुझे एमपी से कहाँ जाना पड़ेगा, एफसी, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन आई टी को माइनस, पी और पी सेम है, और डी, डी से मुझे डी, डी भी सेम है, और बस क्या है ग्रॉस से किस पे जाना है, नेट। तो ग्रॉस पे नेट जाने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस। इसी तरीके से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर एन एन पी एम पी दिया है, और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए जी डी पी एफ सी निकालना है। क्या निकालना है, जी डी पी एफ सी। अब मैं अगर एफ सी से एम पी पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एन आई टी को प्लस करना पड़ेगा। सेम डी से मुझे कहाँ जाना है, एन पे, डोमेस्टिक से नेट पे जाना है। तो डोमेस्टिक से नेट पे जाने के लिए हमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना पड़ेगा, ऐड। अब इसी तरीके से मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को। तो ये सारे हमारे क्या है, कन्वर्जन हो जाएंगे। अगर कन्वर्जन हो जाएंगे तो हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन क्या कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। थैंक यू। कल के चैप्टर में मिलेंगे कैलकुलेशन के साथ, न्यूमेरिकल्स के चैप्टर के साथ।